बच्चों, समास हमने स्टार्ट किया था पढ़ाना। समास बताया भी था कि समास किसे कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो समास बनता है उसे सामासिक पद कहते हैं। ये हमने अपने पहले वीडियो में बता दिया है। आज तत्पुरुष समास सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास, ध्यान देना, जिसका दूसरा पद प्रधान। समास दो शब्दों के मेल से मिलकर बनता है, जिसमें पहला पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद। जिसका पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद। तो समास के हमने बताया था कि समास के कोई कोई 6 भेद कहता है, कोई कोई 4 भेद। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तत्पुरुष समास का उपभेद माना गया है कर्मधारय और द्विगु को। अब कुछ लोग इन दोनों को अलग करके देखते हैं। तत्पुरुष समास में सारे समास कारक विभक्तियों पर आधारित होते हैं। अगर कारक विभक्तियां नहीं तैयार रहेगी तो आप समास विग्रह नहीं कर पाएंगे या समास समस्त पद भी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जब आप राजा का महल रहेगा तो आप जब जानोगे कि राजा का महल का क्या है, का संबंध है, संबंध काके की, उससे बना राजमहल, बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसी तरह से तत्पुरुष समास कर्म से लेकर के अधिकरण तक सारे कारक विभक्तियों पर आधारित होता है। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियाँ कितनी होती है? कर्ता को छोड़ करके कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, ये 6 एक सातवां उसी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। नंग तत्पुरुष, छ छ ज झ इय, इसे नंग तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष का ही ये माना गया है, नंग तत्पुरुष। एक बच्ची बता रही है, उसको समझ में नहीं आया ये समास। नंग तत्पुरुष, ध्यान दो, न और य, नंग तत्पुरुष, जबकि सबसे आसान है ये समझना। नंग तत्पुरुष उसे कहते हैं जिसका पहला पद इनकार वाला होता है, नकारात्मक हो। जैसे अजर, तो अजर का बनेगा समास, विग्रह होगा न जर। अजर ये सामासिक पद है, इसका विग्रह होगा न जर। अनादि, न आदि। असत्य, न सत्य, जैसा कि इसका नाम ही है असत्य, मतलब जो सत्य न हो, तो न सत्य। अधर्म, न धर्म। अयोग्य, न योग्य। ये हुआ बेटा नंग तत्पुरुष। नंग यानी जो जिसमें इनकार का भाव छुपा हो, जैसे असत्य, न सत्य, अनादि, न आदि, अधर्म, न धर्म, ये हुआ नंग तत्पुरुष। अभी समझ में आ गया? तत्पुरुष समास कारक विभक्तियों पर आधारित होता है, जिसका कर्म से लेकर के अधिकरण तक होता है। जैसे आप बीती, अपने पर बीती, तो ये हुआ अधिकरण तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये हुआ संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में जब आप सबको कारक विभक्तियों का जानकारी कारक विभक्ति की रहेगी तो उसे आप कर लेंगे। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है जब सामासिक पद बनता है। ठीक है। इसके बाद हमने बताया था तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण होता है, उसमें विशेषण, विशेष, उपमेय और उपमा। पहला पद विशेषण होता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। नील गाय, नीली है जो गाय। तो ये होता है कर्मधारय समास, विशेषण, विशेष, उपमेय, उपमान। इस पर जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो उपमेय उपमान हुआ। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, ये हुआ क्रोध, हुआ कर्मधारय। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, काउंटिंग का, जैसे दशानन, 10 आनन का समूह। अब ध्यान देना, दशानन, इसमें थोड़ा सा विच्छेद पर ये समास क्लियर होगा। समास भी समास विग्रह पर समास को बताया जाता है। जैसे पीतांबर, ध्यान देना, पीतांबर का, पीला है जो अंबर, ये हुआ कर्मधारय। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास, नीलकमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय। द्विगु, काउंटिंग का, संख्यावाची का। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान, माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, ये हुआ तुम लोगों का द्वंद्व समास। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास,
बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ध्यान दीजिए, जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ध्यान दें। तो अचानक दिमाग में आता है किसका नीला कंठ है? शिव। तो किसी तीसरे पद की विशेषता बताता है। दशानन, अभी हम थोड़ी देर पहले देहु समास में दशानन बोले थे, तो ध्यान देना बच्चों। दशानन 10 आनन का समूह अगर होगा, समूह बनेगा या समाहार, तो द्विगु में जाएगा। लेकिन दशानन 10 आनन है जिसके, दिमाग में कहाँ गया? रावण। तो ये तीसरा बता रहा है, इसके मतलब बहुव्रीहि। लंबोदर, तो अचानक दिमाग में ध्यान किधर जा रहा है? गणेश भगवान की तरफ। लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। एक दंत है जिसका, अर्थात गणेश। तो ये हो गया तुम लोग का बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास को विग्रह करने पर समास बनता है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जो, अंबर मतलब कपड़ा, अर्थात जो कपड़ा पीला है, जो लग गया तो कर्मधारय। लेकिन जहाँ पर जिसका लग जाता है, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुव्रीहि। अब पीला है अंबर जो कपड़ा पीला है, तो वो जाएगा कहाँ? कर्मधारय पर। लेकिन जिसका कपड़ा पहनने वाला जो है किसी व्यक्ति विशेष का, तो वहाँ पे विष्णु आता है या कृष्ण आता है, तो वो हो गया बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में समास 2 पदों के मेल से बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियों का लोप होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष उपमेय उपमान। द्विगु समास में पहला पद काउंटिंग का होता है, संख्यावाची। द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं। ये तो हो गया तुम लोगों का समास। समास में 2 पदों 2 शब्दों को मिलाकर संक्षिप्तीकरण कर देना, एक अलग नया शब्द बना देना, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के 6 भेद कोई कहता है, कोई 4। 6 भेद: पहला तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा बहुव्रीहि, 5वां द्वंद्व, 6वां अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान है, माता पिता, और बीच में योजक चिन्ह लगे हो, योजक चिन्ह इसे कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें, योजक चिन्ह, बीच में योजक चिन्ह लगे हो, योजक चिन्ह इसे कहते हैं। माता पिता, भाई बहन, छोटा बड़ा, दुख सुख, तो जब विग्रह करेंगे द्वंद्व समास में, तो उसमें लगा देंगे माता और पिता, भाई और बहन, छोटा और बड़ा, सुख और दुख। और जब इसे समस्त पद बनाएंगे तो बीच में ये लगा देंगे योजक चिन्ह, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, सुख दुख, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे। ये द्वंद्व समास में होता है, जिसके दोनों पद प्रधान हो। अब हम आते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसके लिए हमने सारे बच्चों को बताया था कि अव्ययी भाव समास में पहले आप सारे बच्चों अव्यय का मतलब समझ लेना। अविकारी शब्द के 2 भेद होते हैं, एक विकारी, दूसरा अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जिसका लिंग वचन काल पुरुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो होते हैं अविकारी। और विकारी वो होते हैं जो लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ये होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में ही अव्यय, अव्यय जो व्यय न हो, जो परिवर्तित न हो, ध्यान देना। अव्ययी भाव समास, अ अर्थात न व्यय, परिवर्तित होने वाला शब्द। अव्यय, अ अर्थात नहीं, परिवर्तित होने वाला शब्द, यानी अव्ययी का मतलब होता है जिसमें अव्यय का भाव छिपा हो। अव्यय का भाव छिपा हो वो होता है अव्ययी भाव समास।
ध्यान दीजिए, जिसका पहला पद अव्यय हो और समास बन जाने पर पूरा पद अव्यय का काम करे। पहला पद अव्यय हो और समास बनाने पर पूरा पद अव्यय का काम करे। इसमें अधिकांश क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे ध्यान दीजिए, आजन्म, इसको वाक्य प्रयोग करके आप देख लीजिएगा। आजन्म का, मोहन आजन्म तपस्या करता रहा, सीता आजन्म तपस्या करती रही। मोहन आजन्म तपस्या करता था, सीता आजन्म तपस्या करती है, करती थी। न काल पर इसका अंतर हो रहा है, न ये काल पे परिवर्तित हो रहा, न लिंग पे परिवर्तन हो रहा। आजन्म, इसका समास पद का समास बनेगा जीवन पर्यंत या जीवन भर। आजीवन, आजन्म आजीवन। गली गली, अब ध्यान दीजिए, गली गली में भी ये योजक चिन्ह है, इसलिए मैंने इसको जरूर लिखा। गली गली, इसमें भी योजक चिन्ह है और मैंने द्वंद्व में भी योजक चिन्ह का बताया था। ध्यान देना, माता पिता, लेकिन अंतर क्या है, इसमें दोनों शब्द प्रधान है और रिपीट नहीं है। इसमें रिपीट है। गली गली योजक चिन्ह का मतलब नहीं है। इसमें जब पदों की पुनरावृत्ति होती है तो उसमें प्रत्येक का भाव छुपा होता है, तो ये बनेगा प्रत्येक गली। गली गली तो बन गया प्रत्येक गली, लेकिन इसमें माता पिता तो प्रत्येक तो नहीं बन रहा ना, इसमें तो माता और पिता बन रहा, भाई बहन भाई और बहन। लेकिन यहाँ योजक चिन्ह से आप कंफ्यूज मत होना कि इसे आप द्वंद्व लिख दो, क्योंकि द्वंद्व है ही नहीं है, ये तो एक शब्द की पुनरावृत्ति की गई है, तो इसका बनेगा प्रत्येक गली। आगे देखिए, गांव गांव, ये भी दोनों शब्द पुनरावृत्ति की गई है, तो जब एक शब्द की पुनरावृत्ति की जाती है तो वहाँ प्रत्येक बनता है। प्रत्येक गांव, घर घर, प्रत्येक घर, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, दिन दिन, प्रतिदिन, यथामति, मति के अनुसार, रातों रात, रात ही रात में, कानों कान, कान ही कान में। अब क्रिया विशेषण कैसे सुनोगे कि ये क्रिया विशेषण क्या है, तो क्रिया विशेषण के लिए क्रिया क्या है इसे समझना जरूरी है। क्रिया जहाँ पर किसी कार्य का करना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उठना बैठना, सोना, खाना, पढ़ना लिखना। मोहन पढ़ता है, सीता हंसती है, गीता खाना खाती है, तो ये क्रिया हुआ। हवा चलती है तो हवा खुद से चल रही है, कार्य हो रहा, तो जहाँ पे किसी कार्य का होना या करना वो क्रिया होती है। अब क्रिया की विशेषता जिसे बताया जाए वो क्रिया विशेषण। जैसे हमने अभी बताया रातों रात, तो आप ये खबर रातों रात फैल गई, तो खबर क्या है और फैलना के क्रिया, तो क्रिया रातों रात हो गई। इसी तरह कानों कान, उसे कानों कान खबर हो गई, खबर हो गई, एक क्रिया हो गई कानों कान, तो क्रिया की विशेषता। अव्ययी भाव समास में क्रिया की विशेषता का प्रयोग करके अव्ययी भाव समास भी पहचाने जा सकते हैं। ये तो हो गया अव्ययी भाव समास। अब हमारी समझ से समास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तक जो भी पढ़ाया गया है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आप सारे बच्चों का क्लास 10th का सिलेबस व्याकरण का शब्द पद हमने पढ़ा दिया है। शब्द पद, इसके बाद आप सबका था शब्द पद के बाद वाक्य रूपांतरण, वो भी पढ़ा दिया है। हमारी वीडियो आप देख लेना। शब्द पद, वाक्य रूपांतरण, फिर इसके बाद हमने समास पढ़ाया। समास में समास 6 पढ़ा दिए हैं। जिस बच्चे को जो नहीं समझ में आएगा वो हमारा वीडियो 1 बार 2 बार चला करके देखेगा, समझ में आएगा। एक बच्चे ने बताया कि नंग तत्पुरुष नहीं समझ में आया, ये और आसान है बच्चा। नंग तत्पुरुष का मतलब होता है जिसका पहला पद नकारात्मक हो, इनकार वाला हो। जैसे अमर, अमर मतलब जो मरे नहीं। नौमर, इसका विग्रह होगा नौमर। असत्य न सत्य, अजर न जर, अनादि न आदि, जिसका आदि न हो। अधर्म न धर्म, अयोग्य न योग्य, ये है वह बच्चा नंग तत्पुरुष। अब जिस बच्चे को जो भी समझ में नहीं आएगा वो हमसे संपर्क करेगा, पूछेगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भी आप दे सकते हैं। आज
बस इतना ही। इसके बाद आप सबकी एक्टिविटी कराई जाएगी। एक्टिविटी जो भी होगा हम भेज देंगे, आप सारे बच्चे करके ज़रूर दिखाइएगा एक्टिविटी। फिर टेस्ट लिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर आप करके दिखाइएगा। हमने व्याकरण का कोर्स लगभग कंप्लीट कर दिया है और स्पर्श में काव्य से 2 पढ़ा दिया गया है, कबीर की साखियाँ तथा दूसरा मीरा के पद। संचयन से हरिहर काका पढ़ा दिया गया, गद्य से बड़े भाई साहब, और दूसरा चैप्टर डायरी का पन्ना। आप सारे हमारे यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं और बार बार देखेंगे, फिर समझ में आ जाएगा हमने जो भी पढ़ाया। अपनी समझ से तो हमारी कोशिश है कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए पढ़ाई। जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उन परिस्थितियों में आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, यही हम लोगों का, आप लोगों बच्चों के लिए ये हम लोगों का पूरा सहयोग है कि किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ की समस्या या परेशानी न आने पाए। हम अध्यापकों का तथा आपके पेरेंट्स भी सहयोग कर रहे हैं, सबका सहयोग है। अब पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से करते रहें। ठीक है, आज बस इतना ही। थैंक्स।